हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। कोल इंडिया जो कि लार्ज कैप कंपनी है, गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, 80,000 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सारी लर्निंग आप लेकर जाएंगे। भले ही आपने कोल इंडिया में इन्वेस्ट ना किया हो, बहुत सारी नई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लेके जाएंगे ताकि आप भविष्य में इन्वेस्टमेंट करें चाहे किसी भी स्टॉक में, तो आपको नॉलेज अच्छे से मिल सके। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के एक्शन बताएंगे कोल इंडिया पर, और एक बड़ा दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है, उसका नाम है क्रेडिट सुसे, और उन्होंने एक विस्फोटक रिपोर्ट निकाली है और कहा है कि 40% तक रिटर्न कोल इंडिया में मिल सकता है। तो ऐसा उन्होंने क्या क्या है, और लास्ट में एक बोनस है, मार्च महीने में कोल इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपके सामने कोल इंडिया का 5 साल का ग्राफ है, और आप देखिए ये लाल कलर में मैं निशान कर दे रहा हूं। स्टॉक का प्राइस 5 सालों में ये देखिए 320 330 से 140 हो गया है, आधा हो गया है, आधा से भी कम इसके स्टॉक का प्राइस हो गया है जो कोल इंडिया है उसका दोस्तों। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसने वेल्थ तो क्रिएट नहीं की है, जो कि आप अभी आईटी सेक्टर की कंपनियों में या कुछ फार्मा कंपनियों में आप देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पड़ाव था। ये देखिए जुलाई 2017 के समय में 240 के पास स्टॉक प्राइस था, स्टॉक ने मूवमेंट पकड़ी थी और स्टॉक 300 के ऊपर तक चला गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2018 के जनवरी फरवरी में, तो ये इसी लेवल तक, ये तो आपने 2018 मतलब 3 साल पहले भी आपने देखा था 280, और आज आधा हो गया है। तो ये स्टॉक प्राइस का अगर आप मोमेंटम देखें तो वेल्थ बनी नहीं है। और सबसे बड़ा जो आश्चर्य मुझे जो लगता है कि मार्च में जब मार्केट गिरी थी, जब स्टॉक प्राइस इसका 120 से भी नीचे चला गया था, तो हमने देखा कि जो दूसरे सेक्टर की कंपनियां हैं, फार्मा हो सकती, आईटी कंपनियां हो सकती, उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, लेकिन कोल इंडिया का स्टॉक प्राइस बढ़ा है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं नहीं बढ़ा है, लेकिन 110 120 से 140 तक ही बढ़ा है। जहां पर आईटी कंपनियां, आप विप्रो को ले लीजिए, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, इन्फोसिस डबल हो गई है, या फिर फार्मा कंपनियों को आप ले लीजिए, ऑरविंदो फार्मा को ले सकते हैं या सिप्ला को ले सकते हैं, रिलायंस के होगा आप देख सकते हैं। रिलायंस तो खैर अब अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है, तो सब जगह अच्छा रिटर्न है, लेकिन पीएसयू कंपनीज और खासकर कोल इंडिया में ऐसा नहीं है। तो क्या कारण है, कोल इंडिया में क्या भविष्य में रिटर्न आ सकते हैं, आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे दोस्तों। तो ये है कोल इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों। जो पुराने हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि फंडामेंटल में हम एक फ्रेमवर्क में सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करते हैं। प्राइस टू अर्निंग हो गया, प्राइस टू बुक रेशियो हो गया, डेट इक्विटी हो गया, डिविडेंड हो गया, बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखें तो इसका 5.11 है, और सेक्टर का अगर है तो 23 है। दोस्तों, यहाँ पर समझने में कहीं भी आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट सेक्शन में। प्राइस टू बुक जो है 2.63, यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गवर्नमेंट कंपनियों का, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियों का प्राइस टू बुक 2 से भी कम है, इनफैक्ट 1 से भी कम है, जो कि उनको अट्रैक्टिव बनाता है। इसका 2.63 है, सेक्टर का 2.26 है। अगर इन्वेस्टर को कोई चीज कोल इंडिया में आकर्षित करती है या कुछ इंटरेस्टिंग लगती है तो वो है डिविडेंड यील्ड, जिस पर थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं इसका डिविडेंड के बारे में भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोल इंडिया के फंडामेंटल को लेकर। अब है क्रेडिट सूसे की रिपोर्ट, जो कहते हैं कि कोल इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है अभी 140 के आसपास है, और 40% तक ऊपर जा सकता है, उन्होंने अपनी नई रिसर्च रिपोर्ट में निकाला है। तो दोस्तों, अगर आप फंडामेंटल पर बिलीव करते हैं और कोल इंडिया पर इंटरेस्टेड है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है 195 का। उनका कहने का है कि इंडोनेशिया, दोस्तों इंडोनेशिया बहुत ही छोटा देश है, वो भी कोल पर काम करता है, मतलब कोयला का जो उत्पादन है उसमें कोयला में बहुत बड़ा काम करता है। तो वहां पर पिछले 3 महीनों में पर टन कोयले का जो भाव है वो बढ़ गया है, अभी हो गया है $48 पर टन, जो कि
$19 पर टन बढ़ गया है। मतलब ये 29-30 के पास में डॉलर इसका प्राइस था 3 महीना पहले, ये बढ़ा है। तो अगर कोयले का भाव बढ़ा है इंडोनेशिया में, तो चूंकि ये तो ग्लोबल रिसर्च फर्म है, पूरे दुनिया के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो कोयला या कोल इंडिया पर भी उनका कहने का है कि भविष्य में ई ऑक्शन होंगे, तो कोयला का भाव जैसे बढ़ रहा है तो कोल इंडिया को भी उसका फायदा होगा, उनके भी जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ेंगे। पर ये तो चलिए क्रेडिट सूसे की राय थी। आपको हम बताते हैं बड़े भारत के निवेशक जो है, जो इंडिया की मार्केट को डिटेल में जानते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस जहां पर आप एसआईपी करते हैं, वो क्या सोचते हैं कोल इंडिया पर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक्शन समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड का। अगर आप कोल इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं भी है, इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये डेटा का जो एनालिसिस है आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वैल्यू रिसर्च से डेटा मैंने लिया है। ये देखिए, ये क्वार्टरली डेटा है, समझने की कोशिश करते हैं। ये दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वहां पर कोल इंडिया में आप हिस्सेदारी आप देख सकते हैं, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है उनकी 3.9 थी और 2019 में 2.5 थी। मतलब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है एक साल में। लेकिन सितंबर से लेकर दिसंबर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये बढ़ ही रहा है। तो पॉजिटिव चीज इसको हम मान सकते हैं। हम यहाँ दो चीज देखेंगे, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 और सितंबर 2020 से दिसंबर 2020, बहुत सारा डेटा और इंफॉर्मेशन हमको मिलने वाली है। निपॉन क्या कर रहा है, 2.2 था उससे 2.8, तो उन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। लेकिन यहां पर देखिए सितंबर से दिसंबर में थोड़ी सी बिकवाली की है, लेकिन फिर भी मैं इसको पॉजिटिव ही कहूंगा, क्योंकि पिछले 2019 के मुकाबले उन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया है। आईसीआईसीआई का ये देखिए, ब्लैक कलर में मैंने अंडरलाइन कर दिया, 0.4 से 1 कर दिया है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा सितंबर से दिसंबर बेचा है, लेकिन ओवरऑल ये भी पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। देखिए यहाँ कोई बहुत बड़ी बिकवाली जैसा नहीं मिल रहा है जिससे कि हम एक डिसीजन ले सके कि सब लोग बेच रहे हैं। अब देखते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है। दोस्तों ये सब जो म्यूचुअल फंड है उनके इतने सारे रिसर्च होते हैं, तो हमको बहुत ही आसानी हो जाती है डिसीजन लेने में, इसीलिए यहाँ पर हम फोकस करते हैं। दोस्तों 0.48 से बढ़ाया, फिर थोड़ा घटाया, फिर बढ़ाया, फिर थोड़ा सा घटाया है, तो ये मैं न्यूट्रल कह सकता हूँ। पॉजिटिव पूरा नहीं, थोड़ा मैं न्यूट्रल कह सकता हूँ, क्योंकि एक पूरे स्कीम में पूरा बढ़ रहा है वैसा नहीं दिख रहा है। फिर आगे आदित्य बिरला 0.51 से 0.46, तो वो नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव फिर भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सितंबर से दिसंबर उन्होंने फिर से खरीदारी की है, तो भी मैं इसको न्यूट्रल से लेकर नेगेटिव मैं इसको मान सकता हूं। यूटीआई म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, 0.14 से 0.18, तो उन्होंने भी खरीदारी की है, तो पॉजिटिव है। तो म्यूचुअल फंड का जो कि बड़े दिग्गज जो आपके एसआईपी का पैसा मैनेज करते हैं, वो कोल इंडिया में या तो पॉजिटिव है या तो न्यूट्रल है। तो ये चीज है, आपको जरूर डिसीजन लेने में मदद करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, आपको मैं कुछ बोनस इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कोल इंडिया से रिलेटेड, तो वो बोनस इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको बताते हैं। जी हाँ, डिविडेंड है। मार्च के महीने में कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी एक्सपेक्टेशन। हिस्टोरिकली मार्च के महीने में कोल इंडिया डिविडेंड पेमेंट करता है। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने कोल इंडिया का स्टॉक पिछले 4-5 महीने पहले लिया था, मतलब सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में भी अगर आपने 15-16 नवंबर से पहले लिया था, तो ₹7.5 का डिविडेंड ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुका होगा। ये चीज को आप ध्यान रखिए, क्योंकि नवंबर 2020 में इनकी एक्स डिविडेंड डेट थी। पिछले साल मतलब मार्च 2019 में कोल इंडिया ने ₹12 का डिविडेंड दिया था। 2018, 2017 हमने पूरे पीछे के डेटा हमने देखे हैं, कोल इंडिया कॉन्सिस्टेंटली डिविडेंड मार्च के महीने में पेमेंट करता है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, समझ में आया होगा। दोस्तों
अगर कोल इंडिया में आपको इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी स्टॉक के बारे में, स्टॉक रिसर्च के बारे में कुछ चीजें आप जरूर जान के गए होंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। दोस्तों, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।